हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कैविएट के टॉपिक को समझेंगे जो कि सेक्शन 148A ऑफ सीपीसी के अंदर दिया गया है। अब देखिए, ये 148A के अंदर दिया गया है, इसका मतलब ये शुरू से हमारे जो सीपीसी है, जो सिविल प्रोसीजर कोड है, उसके अंदर नहीं था। तो ये क्यों ऐड किया गया? क्योंकि जो हमारे लॉ मेकर्स थे उनको इसकी नीड लगी, उनको ज़रूरत लगी कि इस सेक्शन को इन्वॉल्व करना चाहिए। अब इस सेक्शन का मतलब क्या है, कैविएट का मतलब क्या है, इसके लिए आप अपने बेयर एक्ट को खोल लीजिए, क्योंकि जब हम वो साथ में रखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ आता है। तो जो सेक्शन 148A है उसको हम साथ में पढ़ेंगे भी, और मैं आपको बाकी चीज़ें भी इसके अंदर समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम सारी चीज़ों को समझते रहेंगे। देखिए क्या एग्जाम्पल है इसके अंदर। मान लीजिए एक्स एक पर्सन है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो चाहता है कि उसकी एक लैंड है, वो लैंड खाली पड़ी हुई है और वो उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाना चाहता है। अब वो बिल्डिंग बनाना चाहता है, उसके लिए वो म्यूनसिपैलिटी से भी जाके सारी परमिशन वगैरह ले लेता है और उसको परमिशन मिल जाती है। अब जब वो परमिशन ले लेता है तो उसका एक नेबर होता है वाई, और एक्स को ये पता लगता है कि जो वाई है ना, मेरे ये बिल्डिंग बनाने से खुश नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि वाई कोर्ट में जाके मेरे ऊपर कोई केस कर दे, जिससे कि मेरी बिल्डिंग जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए और मेरे अगेंस्ट हो सकता है कि कोई कोर्ट ऑर्डर कर दे। तो उसके लिए एक्स क्या करेगा, पहले ही कैविएट फाइल कर देगा कोर्ट के अंदर, मतलब कि कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल कर देगा जिसको कैविएट बोलते हैं। उसके तहत कोर्ट सिर्फ वाई को सुन के कोई प्रोसीडिंग या कोई ऑर्डर नहीं देगा। वो पहले एक्स को बुलाएगा, एक्स को सुनेगा, उसके बाद ही उसके अंदर कोई ऑर्डर देगा या कुछ भी प्रोसीडिंग आगे करेगा। तो बेसिकली कैविएट यही होता है। इस एग्जांपल से हमें समझ आता है। कैविएट वर्ड का अगर आप मतलब देखो तो वो होता है बीवेयर, मतलब किसी चीज से बिवेयर होना, किसी चीज की नॉलेज होना, उसको हम कैविएट बोलते हैं। अब देखिए जो एक डेफिनेशन है जिसको हम समझ सकते हैं, सीपीसी के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं दी गई, लेकिन एक बेसिक डेफिनेशन जिसको आप लिख सकते हैं एग्जाम में, जो आपको समझ आएगी। अ कैविएट इज एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑफिसेज ऑफ अ रजिस्ट्री और कोर्ट। कि किसकी बुक्स के अंदर एक एंट्री कर रहे हैं हम, एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑफिसेज ऑफ रजिस्ट्री या फिर कोर्ट, कि जो रजिस्ट्री है या जो कोर्ट है उनकी बुक्स के अंदर हम एक एंट्री कर रहे हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने ये एप्लीकेशन लगा रखी है। टू प्रिवेंट अ सर्टेन स्टेप बीइंग टेकन विदाउट प्रीवियस नोटिस टू द पर्सन एंटरिंग द कैविएट, कि इसकी एंट्री कर लो, अगर इसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन आती है, कोई भी चीज आती है, तो इसको बिना बताए उसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा। तो यही मीनिंग है कैविएट। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अब देखिए कैविएट के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैविएट को क्यों डाला गया, हमारे लॉ मेकर्स को ऐसा क्यों लगा कि कैविएट को ऐड करना चाहिए। कैविएट को ऐड किया गया सेफगार्ड करने के लिए इंटरेस्ट को। किसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए? कैविएटर। जो व्यक्ति कैविएट फाइल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैविएटर बोलते हैं। तो उसके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए कैविएट के प्रोविजंस को डाला गया, यही एक बेसिक ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा, अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, की अब दूसरा व्यक्ति कोई प्रोसीडिंग करेगा, फिर वो कोई प्रोसीडिंग करेगा, तो ये चीज अवॉइड हो जाए। अब जब उसको पता रहेगा कि हाँ उसने एप्लीकेशन लगाई है, तो अलग से कोई प्रोसीडिंग चलाने की जरूरत ना पड़े। तो ये दो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से कैविएट को ऐड किया गया था। पहला कि कैविएटर का इंटरेस्ट को सेव करना, और दूसरा मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकना। इन दो ऑब्जेक्टिव की वजह से ही कैविएट को ऐड किया गया। अब देखिए कैविएट जो है, जो कई हाई कोर्ट्स थे उनके हिसाब से सिर्फ फर्स्ट अपील या सेकंड अपील के अंदर ही फाइल होना चाहिए। लेकिन एक केस आया रामचंद्र अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस को नोट कर लीजिएगा, रामचंद्र अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये जो केस आया, इसके अंदर कोर्ट ने कहा कि जो कैविएट है वो सूट्स के अंदर, अपील्स के अंदर और कोई भी प्रोसीडिंग हो सीपीसी या किसी और एनेक्टमेंट के अंदर, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा सेक्शन 148A, मतलब कि कैविएट जो है वो एप्लीकेबल होगा। रामचंद्र अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस के अंदर ये बात बोली गई। अब लेकिन क्या होता है, मान लीजिए कि भाई जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो उसके अंदर वाई ने कोई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, वहां पे कोर्ट को ऐसा लगता है प्रेमा फसाई, उस एप्लीकेशन को देख के ऐसा लगता है प्रेमा फसाई कि हाँ ये जो केस है वो वाई के फेवर में है। मतलब कोर्ट कुछ भी फैक्ट्स देखता है, कोई भी चीज देखता है, उसको देख के ऐसा लगता है कि ये तो पूरा केस जो है वाई के फेवर में बनता है, प्राइमा फेसाई इसको ये लगता है। वहां पे कैविएटर अगर एब्सेंट भी होता है तो कोर्ट जो है वो एड इंटरिम रिलीफ दे सकता है, कि उसको तब तक रिलीफ दे सकता है। अब कैविएटर आएगा फिर बाद में आगे देखेंगे, अभी इसको हम रिलीफ दे देते हैं। अब जो कैविएटर है ये भी हमें बताया गया कैविएटर कौन हो सकता है।
कैविएटर जो है वो नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी दोनों हो सकता है। अब नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी कौन सा होता है, ये हमने ऑर्डर 1 में भी देखा था, तो उसको आप देख सकते हैं, वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेसेसरी पार्टी बेसिकली जिसके बिना प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, प्रॉपर पार्टी जिसके बिना नहीं चल सकती है, लेकिन उसको हमें पार्टी बनाना जरूरी होता है। लेकिन कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो कैविएट की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। तो कैविएटर जो है, मतलब कैविएटर मतलब वो व्यक्ति जो एप्लीकेशन फाइल करता है कैविएट की, वो नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी दोनों हो सकता है, लेकिन वो कोई स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। अब कैविएट कब फाइल होती है? कैविएट कब फाइल होती है? जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाता है या फिर ऑर्डर पास हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे उससे पहले भी कैविएट को फाइल किया जा सकता है। अदरवाइज जजमेंट के प्रोनाउंस होने के बाद या फिर ऑर्डर के पास होने के बाद ही कैविएट को फाइल किया जाता है। अब कैविएट जो फाइल करना है उसके लिए कोई भी हमारे सीपीसी के अंदर या किसी रूल्स के अंदर कहीं पे भी कोई फॉर्म नहीं बना हुआ, मतलब कि इस फॉर्म को आप फाइल कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि कैविएट का कोई फॉर्मेट नहीं है। तो जो कैविएट है वो एक पेटिशन की तरह फाइल होती है। जैसे आप एक पेटिशन फाइल करते हैं इन द कोर्ट और फिर वो पार्टीज का नाम करके, इस तरीके से जो होता है, इस तरीके से ही कैविएट जो है वो फाइल होती है। तो पेटिशन के फॉर्म में कैविएट फाइल होती है। अब यहाँ पे हमारे सामने 3 व्यक्ति आए जब हम कैविएट को देख रहे हैं। एक तो कैविएटर आया, एक हमारे सामने एप्लीकेंट आया, मतलब कि जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया था उसके अंदर जो वाई था वो आया, और एक कोर्ट आई। तो तीनों की ही कुछ ड्यूटीज बनती हैं जब एक कैविएट फाइल होती है। तो सबसे पहले हम कैविएटर की ड्यूटी देखते हैं। कैविएटर की ड्यूटी क्या है? एक डिस्क्रिशनरी ड्यूटी है, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है, उसको ठीक लगता है तो ठीक है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। क्या कि कैविएटर को नोटिस भेजना होगा उस पर्सन को जो उसको लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल करेगा, जो एप्लीकेंट होगा उसको नोटिस भेजना होगा कि मैंने कैविएट लॉन्च कर दी है, ताकि उसको भी पता रहे कि अगर अब मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मुझे उसको एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी, मुझे पहले उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं। तो यही ड्यूटी एप्लीकेंट की भी बन जाती है, जो मैंने भी बताया। कैविएटर की ड्यूटी है कि उसको बताना है कि मैंने कैविएट लॉन्च कर दिया है। अब उसको पता चल गया कि इसने कैविएट लॉन्च कर दी, तो एप्लीकेंट की ड्यूटी है कि अब वो कोई एप्लीकेशन फाइल करेगा तो वो एप्लीकेशन साथ ही साथ किसको भेजे? कैविएटर को भेजे। और ये जो नोटिस भेजने का खर्चा होता है कैविएटर का ही होता है, ठीक है। उसके बाद कोर्ट की क्या ड्यूटी बनती है? कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि जब इस तरीके की एप्लीकेशन आए, तो जैसे मान लीजिए जो एप्लीकेंट अगर एप्लीकेशन फाइल करता है तो पहले वो किसको सुने? उसको भी बुलाए, कैविएटर को भी नोटिस भेजे और उसको सुने, तभी वो कोई उसके ऊपर डिसीजन दे, एक्स पार्टी डिसीजन ना दे। एक बार अब हम इस बेयर एक्ट में से भी रीड कर लेते हैं। आप अपने बेयर एक्ट को खोल लीजिए। बेयर एक्ट क्या बोलता है? वेयर एन एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टेड टू मेड और हैज बीन मेड, कि उसको लग रहा है कि ऐसी एप्लीकेशन आ सकती है या फिर एप्लीकेशन आ चुकी है, इन अ सूट और प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड और अबाउट टू बी इंस्टीट्यूटेड, कि जो हो चुका है या फिर होने वाला है, इन अ कोर्ट में एनी पर्सन क्लेमिंग अ राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अपना राइट बता रहा है कि मेरे पास राइट है कोर्ट के पास अपीयर होने के लिए, नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी की बात हो रही है। ऑन हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन में लॉज अ कैविएट इन रिस्पेक्ट देयरऑफ, तो उसके लिए वो कैविएट लॉज कर सकता है। वेयर अ कैविएट हैज बीन लॉज अंडर सबसेक्शन 1, द पर्सन बाय हुम द कैविएट हैज बीन लॉज, जिसको हम कैविएटर बोलेंगे, शैल सर्व अ नोटिस ऑफ द कैविएट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। जो कैविएटर है वो क्या करेगा? रजिस्टर्ड पोस्ट से एप्लीकेशन भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट ड्यू ऑन द पर्सन बाय हुम एप्लीकेशन हैज बीन और एक्सपेक्टेड टू बी मेड अंडर सब सेक्शन 1, कि उसको लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन भेजेगा या फिर इसने मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाई है, तो उसको वो कैविएट लॉन्च करने के बारे में एक रजिस्टर्ड पोस्ट से एप्लीकेशन भेजेगा, उसको बताएगा कि मैंने कैविएट लॉन्च कर दिया है। वेयर अ नोटिस where after a caveat has been lodged under subsection 1, any application is filed in any suit or proceeding, the court shall serve a notice of the application on the caveator। अब अगर कोई एप्लीकेशन आती है कोर्ट में तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि कैविएटर को बताए कि भाई तेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन आ गई, अब तू कोर्ट में आ जा। Where a notice of any caveat has been served on the applicant, he shall forthwith furnish the caveator's expenses। अब यहाँ पे खर्चा किसका होगा? कैविएटर का ही होगा, अगर एप्लीकेंट भी उसको नोटिस भेज रहा है तो। विद अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन मेड बाय हिम, मतलब कि एप्लीकेंट जो है कैविएटर को कॉपी भेजेगा कि भाई देख ले मैंने ये चीज फाइल करी है, तो वो उसके कॉपी भी भेजेगा और खर्चा किसका होगा? कैविएटर का हो रहा होगा उसके अंदर, तो ये सारी चीजें उसको भेज देगा वो। Where a caveat has been lodged under subsection 1, such caveat shall not be remain in force
आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। तो और ये जो कैविएट है कितने दिन के लिए वैलिड रहती है, 90 डेज के लिए रहती है, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, मतलब फ्रेश फिर कैविएट फाइल करनी पड़ेगी। हैज बीन मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड। तो ये सारी चीजें हैं हमारी कैविएट के अंदर। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो ये था सेक्शन 148A ऑफ CPC कैविएट।